इंडियन बैंकिंग सेक्टर को लेके किस तरह के हालात बन रहे हैं? क्या इंडिया में भी सब प्राइम क्राइसिस जैसी स्थिति तो नहीं है जो 2008 के दौरान हमने यूएस में देखी थी? या हमारा बैंकिंग सिस्टम इतना रोबस्ट है और आरबीआई ने इस तरह से मजबूत कर रखा है कि यहां कोई चिंता करने की जरूरत नहीं? या वाकई कोई रेड फ्लैग दिख रहे हैं या कुछ चिंता करने की जरूरत है? इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक खास एक्सपर्ट है। भूपेंद्र प्रताप सिंह हैं, चीफ वैल्यूअर हैं और वो यहाँ पर इनका 4 दशक से ज़्यादा का अनुभव है और ये बैंकिंग सेक्टर को बहुत ही करीबी से ये जानते हैं, समझते हैं और पूरे मॉर्गेज की स्थिति किस तरह की है उसको लेकर जो भी रिस्क है उसको समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र सर, आपने वक्त निकाला, इसके लिए धन्यवाद आपका। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, इंडियन बैंकिंग सेक्टर की मौजूदा स्थिति क्या दिख रही है? लेंडर्स की तरफ से किसी तरह की कोई चूक तो आपको नहीं दिख रही है? आप कुछ रेड फ्लैग तो यहाँ पे नहीं दे रहे हैं? ऐसा कोई रेड फ्लैग तो नहीं है, लेकिन हमें अलर्ट रहना होगा। कुछ सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं। एक्चुअली पहले हमें समझना होगा कि सब प्राइम क्राइसिस का रीजन क्या था, कॉज क्या था। 2008 से पहले जो यूएस में आई थी, बेसिकली क्या था, यूएस में जो सब प्राइम क्राइसिस आई थी उसमें प्रॉपर्टीज की प्राइसेस कंटिन्यूअसली राइज कर रही थी। तो उन लोगों ने उस जो लेंडर्स की क्वालिटी खराब थी, जिनकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी पुअर भी थी, जिनकी क्रेडिट ब्यूरो या क्रेडिट रेटिंग कम भी थी, उन्होंने उनको भी लेंड कर दिया। उन्होंने एम्फेसिस दिया जो कोलेट्रल आई मीन जो सिक्योरिटी थी, मॉर्गेज एसेट की वैल्यू को ज्यादा तवज्जो दिया उन्होंने। और उस समय चूंकि वैल्यूज बढ़ रही थी कंटिन्यूअसली, तो बैंकर्स ने बोरोवर के क्रेडेंशियल्स को थोड़ा सा ध्यान कम दे करके एसेट की वैल्यू पे ज्यादा तवज्जो दिया और ये मान के चलते रहे कि वैल्यू बढ़नी है, अगर कोई किसी किसी भी क्राइसिस फेलियर हुआ तो हम एसेट्स को सेल करके अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। और दूसरा क्या था, उस समय बैंकर्स जो उनकी जो पॉलिसी थी, एक्चुअली यूएस में अपने लोन को बंडल करके सिक्योरिटाइज करके वो सेल कर देते हैं। सपोज करिए उन्होंने 1000 हाउसिंग लोन या 1000 कार लोन या ऑटो लोन, जो भी लोन्स हैं, उसका एक बंडल बनाते हैं 1000 लोन्स का। और फिर वहां पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इनको ट्रांसफर कर देते हैं और वो कंपनियों को फिर इनके पास कैश आ जाता है। तो एक तरह से वो रिस्क भी उनके पास बैंकर्स का नहीं रहता था, क्योंकि उन्होंने अपने जो लोन्स को सिक्योरिटाइज करके ट्रांसफर कर दिया दूसरों को। और तो इसलिए जब वहां पे प्रॉपर्टी प्राइसेस स्टेगनेट हुई 2008 के बाद, या करेक्शन थोड़ा सा भी आया, तो इनके पास मार्जिन नहीं होने से वो सारे के सारे लोन फेल हुए, होना शुरू हुए और फोरक्लोजर्स हुए। और प्रॉपर्टीज मार्केट में ढेर सारी प्रॉपर्टीज बैंकों की तरफ से जो मॉडल प्रॉपर्टीज आ गई, प्रॉपर्टीज प्राइसेस क्रैश कर गई और बहुत सारे बैंक्स, लेमन ब्रदर्स वगैरह का तो बहुत बड़ा क्राइसिस आया, सारी दुनिया में आया। इंडिया खैर उसमें बचा रहा था। सर, लेकिन सब प्राइम क्राइसिस के दौरान हमने देखा था जो उनकी जो प्राइम लेंडिंग रेट्स थी, तो जो जिन क्लाइंट्स के, जिन कस्टमर्स को जो रिस्की थे, जिनकी लोन पे रीपेमेंट करने की क्षमता कम थी, उनको उससे ऊपर के रेट्स पर भी लोन दिए गए। उनको लगा कि मॉर्गेज तो उनके पास है ही, लेकिन इस तरह की चिंता है क्या? गलतफहमी उनकी उससे जो गलती ये हुई कि मॉर्गेज है, तो एसेट उनके पास मॉर्गेज है और हम उससे रिकवर कर लेंगे। और चूंकि मान लेकिन लें प्राइसेस बढ़ेंगी तो हमारा लोन विद इंटरेस्ट हम रिकवर कर लेंगे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। प्राइसेस रुक गई या करेक्ट हो गई। ओके, लेकिन सर यहाँ पर इशू ये आता है कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर में अगर देखें तो यहाँ पर भी मॉर्गेज वैल्यू की कम से कम 75, बहुत केसेस में 85% तक भी यहाँ पे घरों की वैल्यू की, अगर मान लीजिए। हम उसी इशू पे आ रहे हैं। तो तो उनकी फेलियर का रीजन ये रहा क्योंकि उन्होंने रिलायंस ज्यादा रखा अपनी सिक्योरिटी की वैल्यू पे। और आज भी हिंदुस्तान में भी, अपने हमारे इंडिया में बैंकिंग सिस्टम काफी रोबस्ट है, क्योंकि हम, एक तो पहली बात, हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में लोन बंडल करके सिक्योरिटाइज करके सेल करने का प्रचलन नहीं है अभी तक। यानी जो बैंक की जो भी लोन ये बैंक कर रहे हैं, सारा रिस्क ये खुद उठाते हैं। अगर एनपीए होता है तो लॉस इनका होता है, तो उसकी क्रेडिट मॉनिटरिंग वगैरह इनकी अच्छी है, रखते हैं। लेकिन अभी इस समय कंपटीशन इतना बढ़ गया है इन बैंकर्स के पास कि अब ये भी अब बोरोवर के क्रेडेंशियल्स को ज्यादा तवज्जो देने के बजाय अब मॉर्गेज एसेट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये मान के चले कि जो एसेट मॉर्गेज हो रही है वो अगर फेल्यूर हुआ तो हम उसे रिकवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, कंटिन्यूअसली अब क्या हुआ, बैंक
बल्कि इंडिया में आरबीआई की गाइडलाइंस पे और सारे बैंकों ने अभी बेंचमार्क हुआ करता था मार्केट वैल्यू जिस पे ये लोन देते थे। सपोज करो किसी एसेट की वैल्यू 100 रुपए है, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में लोन अमाउंट पे डिपेंड करता है कि किसी में 10% का मार्जिन रखते हैं, किसी में 20% का मार्जिन रखते हैं, किसी में 75% का मार्जिन रखते हैं। आई मीन लोन क्वांटम पे डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लेता हूँ किसी प्रॉपर्टी का 10% जहां मार्जिन पे लोन कर रहे हैं, 100 रुपए का प्रॉपर्टी पे ये 10% मार्जिन का 90 रुपीज का लोन दे रहे हैं, जो सबसे लिबरल लोन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अदरवाइज 75% की मार्जिन ऐसे भी है जहाँ पे 75% लोन दे रहे हैं ये। तो बैंकर्स ने, सारे पब्लिक सेक्टर के बैंक्स ने अब मार्केट वैल्यू को अपना बेंचमार्क नहीं रखा। अब वो बेंचमार्क रखे हैं रियलाइजेबल वैल्यू। नया टर्म 2015 के बाद आरबीआई ने कह दिए इन्वेंट हुआ विद अभी इसका वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग सभी बैंकर्स को लेवल, डिफरेंट लेवल पे लोगों को नहीं है। तुमने अभी कुछ बैंकों ने तो इसको स्पेसिफाई कर दिया कि अगर मार्केट वैल्यू 100 रुपए है तो रियलाइजेबल वैल्यू 90 होगी। रियलाइजेबल वैल्यू बेसिकली ये है कि अगर हमारी कोई एसेट 100 रुपए की है, हम इसको बेचें, 100 रुपया मिल रहा है, लेकिन 100 रुपया मिलने के लिए हमें कुछ ना कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा, ब्रोकरेज पे, पब्लिसिटी पे। मतलब अगर 1 करोड़ का एक हमने कोई एसेट बेचा तो हमें ब्रोकरेज पे 2% 3% और कुछ खर्च करने के बाद हमको जो रियलाइज होगा वो 98% या 97% रियलाइज होगा। तो बैंकर्स ने कहा नहीं जी, कुछ बैंकर्स ने डिफाइन कर रखा है लाइक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने कहा कि हमारा रियलाइजेबल वैल्यू 10% होगा। यानी हमारा जब कोई एसेट हम सेल करते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल जो आती है, पब्लिसिटी, ब्रोकरेज, रिकवरी एजेंसीज का खर्चा, आई मीन उन्होंने माना कि हमारा 10% होता है। तो उन्होंने कह दिया कि साहब अगर 100 रुपीज की कोई एसेट है तो उसका रियलाइजेबल वैल्यू 90 होगी। उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, फिक्स कर दिया, और 90 को बेंचमार्क मान करके फिर उस पर मार्जिन रख करके वो लोन करेंगे। मीन्स जहां पहले वो कर रहे थे 100 रुपीज पे 10% मार्जिन करके 90 रुपीज का लोन, अब वो कह रहे हैं कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है आप रियलाइजेबल वैल्यू 90 मानेंगे और 90 पे फिर 10% का मार्जिन करके वो 81 रुपीज लेन देंगे। यानी कि जहां पहले वो लोन 90 दे रहे थे तो उन्होंने बार का मार्जिन बढ़ा करके 19 बढ़ा करके यानी 81 कर दिया। लेकिन बैंकर्स क्या कर रहे हैं अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत यही है, बैंकर्स अब फोर्स कर रहे हैं, यानी क्वालिटी ऑफ वैल्यूएशन पुअर हो रही है। अब वो चाहते हैं कि हमारा लेवल ऑफ डिसबर्समेंट या लेवल ऑफ लोन पहले वाला ही हो, 90 रुपए का ही हो। अब वो कर क्या रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं वैल्यूअर्स को कि साहब ये आप रियलाइजेबल वैल्यू हमको 100 रुपए दो। यानी कोई 100 रुपए की एसेट है तो उसको अगर 110 डिमांड करेंगे सो दैट रियलाइजेबल वैल्यू अगेन वो 100 हो जाए, तो 100 पे वो मार्जिन करके 10% काट के 90 फिर लोन दे रहे हैं। जबकि बैंकर्स ने चाहा था कि इनका बारोवर का मार्जिन बढ़ जाए रियलाइजेबल वैल्यू को पे लेंडिंग करते हुए, लेकिन ये लोग अपने उसी फिर से लेंड अभी भी 90 करना चाह रहे हैं, तो रियलाइजेबल वैल्यू को बढ़ा दे रहे हैं। यानी मार्केट वैल्यू को बढ़ा देंगे तो रियलाइजेबल वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। बेसिक इश्यू ये है। और ओके, सबसे लेकिन रेड फ्लैग जो ये लोग नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं, रेड फ्लैग वहां पे नहीं कर रहे हैं, जैसे कोई अभी आजकल बड़ी सिटीज में, आई मीन टियर 1 सिटीज में जो प्रॉपर्टीज की सेल हो रही है, जो फ्रेश बिल्डर्स सेल कर रहे हैं वो ऑल व्हाइट मनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। उनके पास इन्वेंट्री अवेलेबल है। अगर वो 1 करोड़ का एक फ्लैट बेच रहे हैं, उनके पास दूसरी इन्वेंट्री अवेलेबल है और एक बिल्डर्स बायर एग्रीमेंट आ रहा है 1 करोड़ का, और वो वैल्यूअर से कह रहे हैं इसकी वैल्यूएशन कर दो 1 करोड़ 10 लाख, सो दैट इसका रियलाइजेबल 1 करोड़ या 90 लोन कर सकें। जबकि ये बहुत ही अनरीजनेबल है, क्योंकि उस बिल्डर के पास 1 करोड़ की एसेट अवेलेबल है बेचने के लिए, उसने 1 करोड़ में एग्रीमेंट भी किया बेचने के लिए, उसको ये वैल्यूअर से कहना नहीं इसको 110, 1 करोड़ की वैल्यू कहते इसकी मार्केट वैल्यू 110 लाख रुपए है, वेयर इज इट इज 8 लाख। तो ये सब रेड फ्लैग वो ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, बार का मार्जिन अभी भी थिन रख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इससे हो क्या ओके, और ऐसे में अगर सर जैसे जिस तरह की स्लो डाउन की चिंताएं यहाँ पर पूरे ग्लोबल मार्केट में भी हो रही है, ऐसे में अगर 20%, 15%, 25% तक अगर प्राइसेस, हालांकि हमारा कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, उसके बावजूद 20% तक की गिरावट की आशंका तो हमेशा बनी रहती है। ऐसे में भाव अगर गिरते, हमारे पास एक प्रोविजनिंग कवर भी है हर लोन में, बैंक हर लोन के साथ एक अपना प्रोविजनिंग कवर रखता है। ओके, तो प्रोविजनिंग शुरू से डे 1 से करता है। ओके, वो रिस्क तो बैंक बियर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो ये लेंडिंग लोअर, जो लेंडिंग इस समय जो एग्रेसिव लेंडिंग हो रही है, ऑप्टिमिस्टिक वैल्यूएशन हो रही है, 100 रुपए की चीज बिक रही है, लेकिन उसको कह रहे हैं नहीं जी 110 रुपए की है मार्केट में। ओके, लेकिन सर ये
हाँ सर, आप कंप्लीट कीजिए, फिर मैं तो मेरा पूछता यही हूँ कहना दूसरा। था कि आई मीन जो जहां पे बारोवर का मार्जिन कम होता जा रहा है, तो ये हम्म। रिस्क बढ़ रहा है आपका, क्योंकि ओके। आप क्रेडेंशियल बारोवर के क्रेडेंशियल्स को ये देख नहीं रहे हैं। मतलब इनका मेन फोकस बारोवर, जबकि होना कि बारोवर का क्रेडेंशियल अगर अच्छा है तो आपका रिपेमेंट हर हालत में होगा। बारोवर के हम्म। क्रेडेंशियल के बनस्बत ये मॉर्टगेज एसेट की वैल्यू को देख रहे हैं, वहां पे ऑप्टिमिस्टिक वैल्यूएशंस करा रहे हैं। जी, अब एक मेरा सवाल सर यहाँ पे ये भी है, जो आप चर्चा कर रहे थे कि इन्फ्लेटेड वैल्यू के आधार पर उनको लोन दिया जाता है ताकि मैक्सिमम उनको लोन मिल सके। ये हमेशा कोशिश होती है जब भी कोई खरीदने जाता है। तो ये तो एक बड़ा रिस्क है, क्यों इसमें ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं आ पा रही है, और ये किस आधार पे, और क्या इसको लेकर कुछ यहाँ पे नियम नहीं है कि आप इतने इन्फ्लेटेड भाव पर अगर आप लोन करवा रहे हैं। बाकी देखिए वैल्यूएशन पे तो अगर एक उन्होंने उनके एक पैनल ऑफ वैल्यूअर्स हैं, वैल्यूअर्स जो वैल्यू दे रहे हैं तो वो एक्सेप्ट करते हैं वो, दैट इज राइट। और जनरली हम्म। इंडियन मार्केट में क्या है, रीसेल मार्केट में, जनरली रीसेल ओके। मार्केट में कैपिटल गेन्स टैक्स की एक ऐसी समस्या है जिसके नाते जनरली लोग ब्लैक क्वांटम भी रखते हैं। सेलर कहता है कि जी हमारी 1990 की खरीदी प्रॉपर्टी है, या जबकि पीछे खरीदी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के अप्रिशिएशन ज्यादा हो गए हैं, तो कैपिटल गेन्स कम दिखाने के लिए चाहता है, कुछ पैसा तो ऑल व्हाइट में लेता है, कुछ पैसा ब्लैक में लेता है, तो एग्रीमेंट कम का करता है। तो वहां तो ठीक है, हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, सही बात है, नो इश्यूज। लेकिन जहां पे जो फ्रेश बिल्डर सेल कर रहा है, वहां पे तो जिस प्राइस पे सेल कर रहा है वही उसकी मार्केट वैल्यू है, क्योंकि उसके पास दूसरी इन्वेंट्री अवेलेबल है उसी प्राइस पे। तो यहाँ पे तो बैंकर्स को रेड फ्लैग होना चाहिए, जो यहाँ पे रेड फ्लैग ये इस चीज को नोटिस नहीं कर। और एक सबसे बड़ी कमी और आ गई है बैंकिंग सिस्टम में, बैंकर्स के मतलब आरबीआई की मैंडेट पे उन्होंने कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन डिसाइड कर रखी कि एक सर्टेन क्वालिफिकेशन, सर्टेन एक्सपीरियंस का आदमी ही आपका वैल्यूअर होगा। और आईबीआई के रिकमेंडेशन पे मतलब एक एक क्वालिफाइड आदमी वैल्यूअर होगा आपका, और वो वैल्यूएशन करेगा, साइट को वो देखेगा, वैल्यूएशन करेगा, और वो सर्टिफाई करेगा कि मैंने खुद प्रॉपर्टी को विजिट किया है और इसकी वैल्यू ये है, मैंने इस काम को आउटसोर्स नहीं किया। अब ये ट्रेंड क्या शुरू हो गया है, जो वैल्यूअर्स हैं, जो इम्पैनल्ड वैल्यूअर्स हैं बैंकों के, वो इस काम को आउटसोर्स कर रहे हैं इन एलिजिबल अनक्वालिफाइड लोगों को। उन्होंने एक टीम बना रखी 20 लोगों की, 20 लोग बैंकों में जा रहे हैं, और वही लोग जाके साइट पे, जबकि मैंडेट अपने एम्प्लॉय से बैंक तो कहता है कि उनका ऑफिसर प्री सैंक्शन इंस्पेक्शन करेगा, अपनी जियो टैग्ड फोटो दिखाएगा कि प्रॉपर्टी पे गया था, उसने वहां असेसमेंट किया। वैल्यूअर्स पे ऐसा नहीं है, वैल्यूअर्स में क्या है, वो इस बात को इग्नोर कर रहे हैं। वैल्यूअर्स का एक अनक्वालिफाइड आदमी जाकर एसेट को देख रहा है, वो आके रिपोर्ट दे रहा है। एक वैल्यूअर जो है एक दिन में 50 रिपोर्ट कह रहा है, 50 मैंने प्रॉपर्टी विजिट की, वो सर्टिफाई कर दे रहा है और साइन कर रहा है। अब यहाँ पे ओके। तो क्वालिटी ऑफ वैल्यूएशन कॉम्प्रोमाइज हो गई, क्योंकि अनक्वालिफाइड आदमी उस काम को कर रहा है, और वैल्यूअर्स आप सर्टिफाई कर दे रहे हैं कि साहब हाँ मैंने खुद देखा है। इस ओके। चीज तो को बैंकर्स इग्नोर कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़ा वैल्यूएशन गवर्नेंस का में कमी है बैंकों की। ओके, तो सर इसको सर ठीक कैसे किया जा सकता है, क्योंकि अगर बैंकर्स को ये जब तक उनकी कोई बॉडी उनको इस बात को सामने लाएगी नहीं, या उनको फोर्स नहीं करेगी, क्योंकि अपने एम्प्लॉय पे तो वो कहते हैं साहब तुम अपनी जियो टैग फोटो लगाओ साइट पे, कहते हैं, और वैल्यूअर की फोटो की जरूरत नहीं, वहां पे किसी भी रैंडम आदमी की फोटो लग गई तो मान लेते हैं वैल्यूअर है। तो दे शुड आई मीन, ये दो चीजें रेड फ्लैग होनी चाहिए उनको। एक रेड फ्लैग ये होना चाहिए कि अगर कोई फ्रेश सेल हो रही है, तो अगर बिल्डर बेच रहा है, वो 1 करोड़ में बेच रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को इमीडिएटली आप कैसे 1 करोड़ 10 लाख रुपए कह दे रहे हैं, देर शुड बी रेड फ्लैग। सेकेंडरी मार्केट में तो हो सकता है। नंबर वन, एक चेक ये होना चाहिए, रेड फ्लैग ऑडिट जो भी हो। और दूसरा, वैल्यूएशन में जो वैल्यूअर कर रहा है, जो क्वालिफाइड वैल्यूअर जिसको आपने अपॉइंट किया, वही कर रहा है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर एक बड़ा कोई सर्जन है, उसने अपने कंपाउंडर्स कर दी कि साहब 20 कंपाउंडर एक साथ 20 सर्जरी कर रहे हैं। अगर डॉक्टर को करना है तो डॉक्टर को ही करना है भाई, कंपाउंडर नहीं कर सकता। सेम वे अगर आपने एक वैल्यूअर अपॉइंट किया तो वैल्यूअर को ही करना है। अब उसने 20 अनक्वालिफाइड लोगों को भेज दिया, वो जाते हैं साइट पे, फोटो खींचते हैं, अपनी फोटो लगा देते हैं, और कोई इस बात को बॉदर नहीं कर रहा कि वो वैल्यूअर की फोटो लगी है या किसकी लगी है। आपको नहीं लगता कि जो बैंक्स हैं यहाँ पे इम्पैनल्ड जो उनके वैल्यूअर हैं, उसको चुनने में भी सिलेक्शन प्रोसेस ही पूरा यहाँ पे फॉल्टी प्रोसेस है? तो उनका फॉलो करते हैं, क्योंकि उस पे मैंडेट है गवर्नमेंट की, आरबीआई की, कि साहब वो 10 सिविल इंजीनियर होगा या आर्किटेक्ट होगा, 10 साल का उसका एक्सपीरियंस होगा, फिर उसको वो अपने पैनल पे ले रहे हैं, उसकी क्वालिफिकेशन उसकी क्रेडेंशियल देख के उसको पैनल पे ले रहे हैं। लेकिन और उससे कह भी रहे हैं कि साहब आप ही खुद करेंगे और आप सर्टिफाई करेंगे कि मैं ही पर्सनली विजिट किया था प्रॉपर्टी को, अपनी फोटो लगाएंगे। लेकिन इस पॉइंट को देख नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों इग्नोर कर रहे हैं।
वो हो क्या रहा है, अब उस आदमी ने, उस वैल्यूअर ने इल क्वालिफाइड लोगों को अपॉइंट कर दिया है और ओके। आउटसोर्स कर दिया है, वो जाते हैं। और ओके सर, अब आपको क्या क्या रिस्क लग रहे हैं, क्या 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 चिंताएं यहाँ पे लग रही है रियल एस्टेट मार्केट में? अगर कभी भी ज्यादा अगर कोलैप्स हुआ, अगर बड़ी गिरावट आ गई इस मार्केट में, तो उस बड़ी स्थिति में गिरावट आई, क्या हो बड़ी सकता है? दिक्कत आएगी, तब तो नेचुरल सी बात है, फिर तो सब प्राइम क्राइसिस जैसी क्राइसिस होगी, एनपीएस होंगे अपने, और ये सरफेसी में पोजीशन लेंगे, बेचने की कोशिश करेंगे, और मार्केट में बहुत सारी जब प्रॉपर्टीज आएंगी तो अपने आप प्रॉपर्टी और भी कोलैप्स होंगी। लेकिन ऐसी सिचुएशन है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ तो एसेट मॉनिटरिंग हो रही। आई मीन टॉप लेवल पॉलिसीज बना रहे हैं, लोअर लेवल पे उन पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर्ली हो नहीं रहा, उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। आई मीन गवर्नेंस का इशू है, इसको उनको चेक ओके। करना चाहिए। ओके, लेकिन अगर मासेस पे, अगर मास लेवल पे अगर इस तरह की दिक्कतें हो रही है, मॉडस ऑपरेंडी ही पूरा इसी तरह से है, तब तो कभी ना कभी तो ये लूफॉल तो आपके लिए संकट का कारण बन सकती है। आज से कुछ साल पहले हमें देखा देखा 2007 से पहले बैंक, मतलब ये पैनल वैल्यूर की क्वालिफिकेशन भी डिसाइडेड नहीं थी कौन वैल्यूअर होगा। हम्म। बैंकर्स किसी से भी करा लेते थे। उसके बाद आरबीआई ने कहा नहीं, एक इस क्वालिफिकेशन का आदमी, इस एक्सपीरियंस का आदमी यहाँ पे वैल्यूअर होगा। तो चीजें चीजें नोटिस में आ रही हैं, तो उसको ये मतलब सुधार भी रहे हैं। अब ये चीज भी नोटिस में आनी चाहिए। अगर ये चीज नोटिस में आ गई, उनके आ रही है, तो नेचुरल सी बात है कि हो सकता है इस पे कुछ करेंगे। जैसे अपने अपने स्टाफ को बड़ा सरप्राइज ये होता है कि अपने स्टाफ से तो कहते हैं कि तुम, ब्रांच मैनेजर जाएगा साइट पे, अपनी फोटो, जियो टैग फोटो लगाएगा रिपोर्ट में कि हाँ हमने विजिट किया, हमने सब देखा। और वैल्यूअर सर्टिफिकेट लेते हैं और ये नहीं देखते कि क्या हो रहा है। तो होता क्या, उनका क्वालिफाइड आदमी जाता है, वो प्रॉपर असेसमेंट कर नहीं पाता है, और वो इन्फ्लुएंस भी हो जाता है। वो आकर के 100 की चीज को 110 भी कर देता है। तो चलिए, एक तो तो इस पॉइंट को चेक होना चाहिए, और दूसरा हाँ चेक हाँ। होना चाहिए उनका कि एसेट अगर फ्रेश सेल हो रही है, तो हम्म एक क्रेडिबल बिल्डर की फ्रेश सेल हो रही है, तो अगर उसका एग्रीमेंट 100 लाख का है, वो प्रॉपर्टी आप 110 लाख क्यों मान रहे हैं वैल्यू? मतलब तो उसकी वैल्यू तो वही रहनी चाहिए ना। और आपको 81 ही लोन देना चाहिए, यानी 100 वैल्यू है, 90 रिलायजेबल मानिए, 81 लोन दीजिए। लेकिन वो करते क्या है, वो एग्रीमेंट 100 का हो रहा है, वैल्यू को फोर्स करके या किसी भी तरह से 110 करा करके रिलायजेबल वैल्यू 100 मान करके फिर 90 दे रहे हैं। सो इसमें हो क्या रहा है, बारबर का मार्जिन थिन होता जा रहा है, तो बैंक का रिस्क बढ़ता जा रहा है। तो ये एक बड़ा सो रिस्क इन है। चीजों पे अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि सिचुएशन खराब हुई है। और जो आप सोच रहे हैं, इतना बड़ा करेक्शन नहीं आने वाला है। हर स्केल पे यहाँ पे डिमांड है, हमारा तो कंज्यूमर ड्रिवन और इतना बड़ा पॉपुलेशन है, हर किसी को घर चाहिए। लेकिन आपको जब चीजें गलत हो रही हो, जहाँ पे रेड फ्लैग, हमें हमें अलर्ट रहना चाहिए, हमें अलर्ट होना चाहिए, अलर्ट हमें रहना कंट्रोल चाहिए। करें। तो आरबीआई से कोई अपील भी है, या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे कुछ अपील है इससे जुड़े हुए मुद्दे को ठीक करने के लिए? अपनी सबसे बड़ी बात है, इस बात पे वो रेड फ्लैग करें कि जो फ्रेश इन्वेंट्री सेल हो रही है, डेवलपर्स फ्रेश सेल कर रहे हैं, वो जिस प्राइस पे बेच रहे हैं, और जिस प्राइस पे उनके पास इन्वेंट्री अवेलेबल है, यानी अगर उनके पास 100 फ्लैट्स हैं, 1 करोड़ पे बेच रहे हैं, अभी उन्होंने 10 फ्लैट बेचा, 90 फ्लैट अभी 1 करोड़ पे अवेलेबल है, उसमें वैल्यू वो 110 न करें। अगर वो 100 है, तो वहां पे रेड फ्लैग होना चाहिए। अगर वैल्यू से ऊपर आ रही है, देर शुड बी सम रेड फ्लैग, उनका ऑडिट का फ्लैग होना चाहिए कि साहब इस 100 रुपए की चीज को आप 110 कैसे मान लिया। क्योंकि जब रियलाइजेबल वैल्यू पे फाइनेंसिंग कर रहे हैं, तो रियलाइजेबल वैल्यू बढ़ाने के लिए वो मार्केट वैल्यू को बढ़ा करके ले रहे हैं। एक तो ओके। आरबीआई को उस पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट इशू है, कि जो वैल्यूअर्स को इम्पैनल कर रहे हैं, और जो वैल्यूअर्स जो इम्पैनल हुए हैं, और जब उनकी मैंडेट में है कि वैल्यूअर खुद इंस्पेक्ट करेगा और सर्टिफिकेट देगा कि मैंने स्वयं इंस्पेक्शन किया है, तो क्यों नहीं अपने एम्प्लॉय की अगर फोटो ले सकते हैं साइट पे, तो क्यों नहीं बैंकर्स इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि जो वैल्यूअर जिसने एसेट वैल्यू किया वो साइट पे गया, तो उसकी फोटो, जियो टैग फोटो लगनी चाहिए। बिल्कुल सर, तो ये कुछ अहम चीज़ें थी जिस पर आज आपने अपनी राय रखी, और पॉलिसी मेकर्स को भी अलर्ट किया, पूरे बैंकिंग सेक्टर को भी अलर्ट किया, और लोगों को भी इसमें सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सर आपका, आपने वक्त निकाला। तो आप सुन रहे थे, यहाँ पर मॉर्गेज वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स के चीफ वैल्यूअर हैं, 4 दशक से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं, और एक अलार्मिंग सिचुएशन ना बने, उस तरह की स्थिति, सब प्राइम क्राइसिस जैसी स्थिति ना बने, वैल्यूएशंस को उस तरह से बढ़ा चढ़ा के ना दिखाया जाए, और जो वैल्यूअर की का जो काम है वो सही तरीके से हो, इसको लेकर भी उन्होंने रेड फ्लैग यहाँ पर किए हैं, और इस पर ठीक करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।